अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज की जो मेरी वीडियो है वो उन फीमेल्स के लिए जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी कि बच्चादानी में रसोली का शिकार हैं, उनके लिए वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली है। तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं यूट्राइन फाइब्रॉइड रसोली के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और होम्योपैथिक तरीके इलाज से इसको किस तरीके से क्योर किया जा सकता है वो भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले यूट्राइन फाइब्रॉइड होता क्या है? बेसिकली ये बच्चादानी में एक ग्रोथ होती है जो कि बच्चादानी की दीवार से ही ये ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अगर इसको मैं बहुत आम अल्फाज में कहूँ तो इसको कहेंगे गोश्त का टुकड़ा। बेसिकली गोश्त का टुकड़ा होता है, यूट्रस की जो दीवार होती है वहीं से ये ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। मेडिकल टर्म में इसको मायोमा या लियोमायोमा भी कहते हैं। और फाइब्रॉइड रसोली ये बहुत आम, उर्दू में रसोली और फाइब्रॉइड बहुत आम ज़बान है इसको प्रोनाउंस करने की, उसको बताने के लिए। अब इसकी पोजीशन यानी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है? बच्चादानी में, यानी सिर्फ एक जगह नहीं होता बल्कि बच्चादानी में ये साइड की दीवारों पे भी हो सकता है, ये ऊपर से यूँ लटका हुआ भी हो सकता है, इवन के समटाइम ये बच्चादानी के जो बाहर की दीवार होती है वहाँ पे भी होता है। लेकिन जो फाइब्रॉइड यानी रसोली बच्चादानी के बाहर की दीवार से जहाँ पे ग्रोथ होना शुरू होती है वहाँ पे या तो इंटेस्टाइन में प्रेशर पड़ता है और यूरिनरी ब्लडर पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उनको यूरिन, एक तो बार बार यूरिन आने का मसला हो जाता है। शुगर के पेशेंट को ये सिम्टम होता है, तो सेम एज़ फाइब्रॉइड की जो पेशेंट होती है उसको भी ये हो सकता है सिम्टम। इसके अलावा अगर इंटेस्टाइन में इसका प्रेशर पड़ेगा तो कब्ज़ वगैरह की शिकायत हो सकती है पेशेंट को। तो जब आप उसके अलामात लेंगे तो ये दो सिम्टम्स भी देखने में आ सकते हैं, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फाइब्रॉइड जो है वो बाहर के साइड है बच्चादानी के या अंदर के साइड है। अब आते हैं मैं इसके जनरल सिम्टम्स बताऊंगी, कॉमन सिम्टम्स बताऊंगी जो आपको हर जो फीमेल फाइब्रॉइड यानी रसोली का शिकार है उसमें ये जनरल सिम्टम्स देखने में नज़र आते हैं। सबसे पहले एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज, जो कि मैंने इसकी प्रीवियसली एक वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी लाजमी पूरी देखिएगा। इसके अलावा एग्जेसिव ब्लीडिंग, यानी जो अगर हेमरेजिक फाइब्रॉइड होगा, अच्छा इसमें भी अगर फाइब्रॉइड की दो इकसाम होती है, एक हेमरेजिक होता है और एक यानी नॉर्मल होता है, नॉन हेमरेजिक होता है। जो हेमरेजिक फाइब्रॉइड होता है उसमें फीमेल को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, 15-15, 20-20 दिन और बाज़ दफ़ा तो पूरे महीने ब्लीडिंग रहती है। ये बहुत ख़तरनाक हालत हो सकती है। इसके अलावा जो नॉन हेमरेजिक होता है उसमें पेशेंट को या तो बिल्कुल नॉर्मल ब्लीडिंग साइकिल से दूसरी साइकिल में ही ब्लीडिंग होती है, डेट टू डेट ब्लीडिंग होती है, और बाज़ दफ़ा तो पेशेंट को 2-2, 3-3 महीने ब्लीडिंग ही नहीं होती। एमेनोरिया वाली कंडीशन हो जाती है। एमेनोरिया यानी कि पीरियड्स का ना होना। तो एमेनोरिया वाली कंडीशन से भी पेशेंट सफ़र कर सकती हैं। इसके अलावा जो ब्लीडिंग होती है वो या तो क्लॉटेड हो सकती है, यानी टुकड़े टुकड़ों की तरह बहुत ज़्यादा पेशेंट ये आप शिकायत बताएगी कि मुझे टुकड़ों टुकड़ों की तरह ब्लीडिंग होती है, और ना या तो कम होती है ज़्यादा होती है, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके साथ बैकएक यानी कमर में बेइंतहा का दर्द, लोअर एब्डोमेन यानी नीचे के साइड पे, एब्डोमेन के नीचे के साइड पे बहुत ज़्यादा पेन का शिकायत करती है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो कोई भारी चीज़ उठा ले, या जैसे घर में बच्चे होते हैं, बच्चों को उठा लिया जाए तो उस वक्त, या ज़्यादा बहुत चल के या खड़ा होकर कोई काम कर लिया जाए तो बैकएक बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा थकन, पेशेंट जो होती है वो कभी फ्रेश नहीं फ़ील करती है अपने आप को, बहुत ज़्यादा कहती है मैं फटिग वाली करने, लागर सी तबीयत होती है, वीकनेस होती है पेशेंट को बहुत ज़्यादा। और अगर जिनको, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है वो तो एनीमिक भी हो जाती हैं, उनके लिए सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब आते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ। इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं फाइब्रॉइड के? सबसे पहले तो ये इनहेरिटेड हो सकता है, यानी कि आपकी मदर या आपकी बहन में से किसी को रहा हो, आपके मैटरनल साइड पे किसी को रहा हो, पैटर्नल साइड पे किसी को रहा हो, फुप्पो को, खाला को, किसी को भी रहा हो, तो ये आपको भी हो सकता है, यानी इनहेरिटेडरी भी आपके में आ सकता है। सेकेंडली, जिन औरतों को काफ़ी लंबे अरसे पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी ओवरीज में पानी की थैली जिसको कहते हैं, ये भी बेनाइन होती है। अच्छा, फाइब्रॉइड भी जो होता है वो बेनाइन होता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड ये नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है यूट्रस में। पीसीओएस की जो वजह होती है वो हार्मोन का, एस्ट्रोजन लेवल का जो इम्बैलेंसमेंट होता है उसकी वजह से पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, और अगर इसको वक्त पे क्योर ना किया जाए तो आपको फाइब्रॉइड भी हो सकता है आगे जाके। और सबसे लास्ट बट
सबसे इम्पॉर्टेंट मीनोपॉजल एज, वो एज जब फीमेल्स को नेचुरली पीरियड्स बंद हो जाते हैं। ये जो एज है वो 35 से भी स्टार्ट हो सकती है। जिनको जल्दी अर्ली मेंसेस स्टार्ट हुए होते हैं उनकी 35-40 से भी ये यानी पीरियड्स बंद हो जाते हैं। कुछ को 45 से 50 तक के पीरियड्स बंद होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि फ़ीमेल को कब यानी अर्ली मेंसेस आए थे या लेट मेंसेस आए थे। जिनको फर्स्ट मेंसेस की मैं बात कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये पीरियड्स बंद होते हैं। तो वो एज जिसमें नेचुरली तौर पे फीमेल के पीरियड्स बंद हो जाते हैं, फीमेल पीरियड से नहीं होती है, उसको मीनोपॉजल एज कहते हैं। तो फाइब्रॉइड जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली उस यानी टाइम पीरियड में जब पेशेंट जो है मीनोपॉज का शिकार होती है उस टाइम पीरियड में ज़्यादा होता है। तो ये सबसे मेन कॉज है फाइब्रॉइड होने का। अगेन मीनोपॉजल एज में एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो बहुत डाउन होता है, क्योंकि इस पीरियड्स बंद होने के ज़माने में एस्ट्रोजन नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो फाइब्रॉइड का हार्मोनल यानी हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से उसमें ये ख़राबी आ जाती है, यानी फाइब्रॉइड हो जाता है। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ के होम्योपैथिक कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फाइब्रॉइड को ख़त्म करने के लिए। देखिए, एलोपैथिक में इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, इसको ऑपरेट करवाया जाता है, क्योंकि इसके साइज़ में फ़र्क होता है। अगर छोटे साइज़ की रसोली होगी तो ऑपरेट करवा के रसोली रिमूव करवा दी जाती है, लेकिन अगर बहुत बड़े साइज़ की है और आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो एलोपैथिक में तो हिस्टेक्टोमी करवाई जाती है, यानी यूट्रस जो है, वॉर्म जो है, उसको निकाल दिया जाता है। और जो पेशेंट होती है वो कभी माँ नहीं बन पाती, क्योंकि यूट्रस मौजूद ही नहीं होता। तो ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ के होम्योपैथिक कौन कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली जो है वो है फ्रेक्सिनस अमेरिकाना। फ्रेक्सिनस अमेरिकाना बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है यूट्राइन फाइब्राइड के लिए। सेकेंडली, अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है और क्लॉटेड ब्लीडिंग हो रही है आपको, तो थैलास्पी ये लेना बिल्कुल मत भूलें। थैलास्पी ब्लीडिंग को बहुत जल्दी कंट्रोल करती है। हैवी ब्लीडिंग हो, इसके साथ क्लॉटेड हो, तो ये इस वक्त बहुत अच्छा काम करती है। हेमामेलिस बहुत अच्छा काम करती है क्यू में। अच्छा, थैलास्पी भी क्यू में मदर टिंचर में लेना है, फ्रेक्सिनस भी क्यू यानी मदर टिंचर में लेना है। इसके अलावा हेमामेलिस भी क्यू मदर टिंचर में ज़्यादा अच्छा काम करेगी अगर ब्लीडिंग आपको ज़्यादा है। इसके साथ अगर आप पोटेंसी में लेना चाहें 200 में सबाइना 200 वीकली के 4 डेज़ बहुत यानी वीकली के 4 डोज आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि ये बीमारी हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से होती है। और मीनोपॉज में अगर ख़ास तौर पे आपको ये मसला पेश आया है तो सीपिया बहुत अच्छा काम करती है उस वक्त। इसके अलावा अगर पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है फैटी है, फ्लेबी है यानी मोटा है और गोरे कलर का है, और समझ लें कि फ्लबी टाइप का है यानी चबी टाइप का जिसे कहते हैं, चबी पेशेंट है, तो उस वक्त और फाइब्राइड का भी शिकार है और उस फीमेल पेशेंट को फाइब्राइड भी है, तो उस वक्त कल्केरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। कल्केरिया कार्ब 200 में भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। वो डिजीज़ की नौइयत को देखने के बाद पोटेंसी का इंतखाब किया जाता है। इसके अलावा कल्केरिया फ्लोर बायोकेमिक 12x में ये बहुत अच्छा काम करती है। कहीं पे भी कोई ओवर ग्रोथ के लिए ये मेडिसिन रिमार्केबल है। तो आप अगर कोई सी भी पोटेंसी या मदर टिंचर यूज़ कर रहे हैं, साथ में आप इस टैबलेट को 4 गोलियां दिन में 4 बार इन गोलियों को ले सकते हैं और कंटिन्यू रख सकते हैं तब तक जब तक आपकी ग्रोथ ख़त्म नहीं होती। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है काइंडली प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।